हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछला वीडियो में बनाया है उसमें एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ की हमने वो एक्सरसाइज 1.1 के विषय में पढ़ा है। अब हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के विषय में। जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन, जो नीचे लिखे हुए कथन हैं इन कथनों के विषय में बताना है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथन ये सत्य हैं या असत्य हैं, उनका कारण देकर आप हमें समझाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने परिमेय अपरिमेय के विषय में हमने जो पहला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा दिया है। अब इसमें देखिए कह कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये वास्तविक संख्या का ही एक भाग होता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। तो ये कथन आपका सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाती हैं। तो अपरिमेय पूछ रहा है, उसका एक पार्ट पूछ रहा है, तो वो वास्तविक संख्या के अंदर है। तो ये क्या, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक, ओके। अब आगे सेकेंड में पैरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है। हाँ, यदि होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि संख्या रेखा, मान लो कोई संख्या रेखा है ये, ठीक, इसमें यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3, मान लो कोई और हो जाए, इधर -1 हो सकता है, -2 -3। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु क्या रूट m के रूप में होता है। तो प्रत्येक बिंदु m क्या रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा में तो इधर के मान सभी क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, लेकिन कभी इसका मान क्या है, माइनस वाला मान प्राकृतिक संख्या नहीं होता। तो क्या असत्य है, असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा में ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों पूर्णांक होते हैं। कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। ओके, अब आइए तीसरा ऑप्शन दिया, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक तेरा वास्तविक संख्या हमने बताया, तो वास्तविक संख्या दो पार्ट होते हैं, एक होता है परिमेय और अपरिमेय। इसमें कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, कह रहा है जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं सभी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो सभी अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या है, परिमेय संख्या भी दिया हुआ है। तो ये वास्तविक संख्या ये असत्य है। असत्य क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तीसरा भी टॉपिक समाप्त आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। कह रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो क्या करना है, एक संख्या का वर्गमूल बताइए, उदाहरण दीजिए, कोई एक संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो देखिए कह रहा पूर्णांकों के वर्गमूल। तो पूर्णांक आपके मान लीजिए कोई भी संख्या ले लोगे, 1
इसे √1 लोगे, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, √2 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल क्या होगा √2 का मान क्या होगा 1.14, ये डैश डैश हो जाएगा। ये संख्या तो परिमेय हो गई, ये क्या होगी, ये हमारी अपरिमेय हो जाएगी। ये परिमेय हो गई। यदि 3 का वर्गमूल कहें तो √3 हो जाएगा, इसका मान 1.732, ये भी क्या होगा अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अब देखिए यदि 4 संख्या लें, 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, इसका क्या होगा 2 हो जाएगा, तो क्या होगी परिमेय संख्या। ठीक, कह रहा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल का मान परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है। जैसे देखो ये धनात्मक पूर्णांक हुआ 1 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 1, ये क्या हुआ परिमेय संख्या हो गई। 2 धनात्मक पूर्णांक हुआ, इसका 2 हुआ, 2 का वर्गमूल निकाले हमने, अपरिमेय संख्या हुई। अब 3 का वर्गमूल निकाले तो इसका क्या हुई, ये भी अपरिमेय हुई। और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, ये संख्या क्या हुई परिमेय संख्या हो गई। तो क्या हुआ, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए क्या है, ये नहीं है। कथन क्या नहीं है। उदाहरण देंगे, यदि है तो एक का उदाहरण दीजिए। जैसे ये 4 है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, ये उदाहरण हो गया, उदाहरण नंबर। दूसरे उदाहरण परिमेय आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को हम किस प्रकार निरूपित करेंगे या प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो कोई ये संख्या रेखा हो गई हमारी। ठीक, यहाँ पे 0, 1, 2 क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इसको बढ़ाते जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह। ठीक, अगर √5 को हमें दर्शाना है, √5, तो इसको पहले पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में होता है ये समकोण त्रिभुज। ठीक, इसको मान लीजिए ए, ये होगा बी और ये सी। इसमें हम पहले जिसको थीटा मानते हैं, ये थीटा जिसको मानते हैं, उसके सामने भुजा हमेशा लंब होती है, हमेशा क्या होती है लंब, और नीचे जो बचल होता है उसको क्या बोलते हैं आधार। और ये सामने वाली भुजा, इसको हम मानते हैं 90 अंश। 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है हमेशा ये कर्ण होती है। तो हम देख लेते हैं √5 को हम किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो हम लंब मान लेते हैं 1 और आधार मान लेते हैं 2। एक सूत्र होता है कर्ण बराबर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना दिया हुआ 1, आधार 2, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4, 4 1 5 के √5 हमको क्या प्राप्त हुआ √5। तो हम संख्या रेखा पे इसको मान लेते हैं इतना, ये 2 सेंटीमीटर, और यहीं पे एक 90 अंश का कोण बनाएंगे, ये यहाँ पे चांदे की सहायता से यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे, और 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे चाप लगा देंगे यहाँ पे, और इसको इससे मिला देंगे, ये मिल गया, और ये हो जाएगा हमारा √5। इसकी लंबाई हो गई 1 सेंटीमीटर और इसकी 2 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे,
इक्सुइया की जो नोक होती है पेंसिल की नोक यहाँ पे रखेंगे, इसको नापेंगे और इससे यहीं से कहीं से क्या इसको क्या डैश 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 ये यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे इसका मान हो जाएगा √5, यहीं पे दर्शा देंगे। ओके, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये राइट हुआ, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है यहाँ पे √10 दिया हुआ है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √10 का मान, √10 का मान को किस प्रकार हम निरूपित करेंगे। जैसे अभी 5 का हमने निरूपित किया, उसी तरह हम 10 को भी कर लेंगे। यहाँ पे आधार हम क्या आधार बदल देंगे, आधार इसको मान लेंगे 1 मान लो, आधार को मान लो 3। अब यहाँ चेंज कर दो, लंब का वर्ग आधार कितना दिया हो 3 दिया हुआ है, तो आधार 3 त्रिक का 9, 9 1 10, हमको 10 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार इसमें भी हम ये आधार 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर ये यहाँ पे होगा, यहाँ चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक, ऊपर लंब कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पे आप चाप लगाएंगे और ये 0 से इसको मिला देंगे। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, ये 3 हो गया, ये आधार से हमने निकाल लिया √10, ये मान हो जाएगा हमारा √10। इसकी हम लंबाई नापेंगे और यहीं से इसमें चाप लगाएंगे, जहाँ पे भी जाके मिलेगा वहीं पे √10 का मान हो जाएगा। ओके, यहीं से 1.2 समाप्त होता है। अब अगला 1.3 अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।